Good morning, children. How are you? You all are fine. Now, today we'll start the lesson number 24 in civics, institutional representation of democracy. Institutional representation लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसको डेमोक्रेसी के बारे में, उसके विचारों के बारे में, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके बेसिक वैल्यूज़ के बारे में रीड किया था। तो ये सब एसोसिएटेड थे एक प्रकार से। यहाँ पे कुछ इसमें इसी का मेन उद्देश्य है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का मेन अर्थ यही है। इसमें लोकतंत्र में किस तरह से चुने जाते हैं, वोट किस तरह से दिए जाते हैं, किस किस को वोट डालने का अधिकार है, ये सारी बातें हमें रीड करने को मिलेगी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि जिसको राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज, जो अपनी इच्छा से वोट डाल सके, अपनी इच्छा से रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर सके, अपनी इच्छा से उसको रिप्रेजेंट कर सके, या जिसको चाहे वोट डाल करके अपना उम्मीदवार घोषित कर सके, तो वो एक प्रकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर्स से बड़ा होता है, 18 ईयर्स का हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू वोट का अधिकार जो दिया हुआ है वो उन लोगों को दिया हुआ है जो भी 18 ईयर्स के हो जाएंगे वो वोट डालने के अधिकारी होंगे। और इसमें वो सब जो कि रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी के हों, कोई व्यक्ति हो, अगर खड़ा हुआ है उसको अपनी इच्छा के अनुसार वोट डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे को वोटर लिस्ट में हमारा नाम होना आवश्यक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मेन सेंस यही है, वोट डालने का अधिकार। रेशनल जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या मेरिट से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, उसके बारे में बताया हुआ है। कुछ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स यहाँ दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक रूप से सबको समानता का अधिकार दिया जाना, ताकि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक रूप से सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है। एवरीबडी वेदर ही इज़ रिच और पुअर, यंग और ओल्ड, ब्लैक और वाइट, मैन और वुमेन, लर्न और इलिटरेट शुड हैव इक्वल वॉइस इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ में आया? हर कोई, चाहे धनी हो, गरीब हो, युवा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, इस तरह से चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी को वोट डालने का अधिकार डेमोक्रेटिक कंट्री में दिया हुआ है। ये कहलाती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे, इट एस्टेब्लिशेज अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल के लिए बनाई हुई है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, और बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसे अब्राहम लिंकन के शब्दों में हमने पिछले वाले चैप्टर में रीड किया था। उसी के बेसिस पे दिया हुआ है कि हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एस्टेब्लिश करने का काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनने का अधिकार दिया हुआ है, ताकि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन इसमें शामिल है। इसके बाद में है, इट मेक्स द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल टू ऑल। सभी के लिए गवर्नमेंट किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उसके बारे में बताया हुआ है। सिंस गवर्नमेंट अफेक्ट्स ऑल, इट्स मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टू ऑल। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल एंड ऑल आर गिवन से इन चूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि सबको वोट डालने का अधिकार है, और वोट डाल करके ही हम हमारे देश के लिए कोई अच्छी सरकार चुन सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन की जो प्रोसेस होता है, चुनाव किस तरह से होते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। इलेक्शंस में यहाँ पे डेमोक्रेसी पीपल जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ये इलेक्शन के माध्यम से होते हैं, और इसमें इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार साबित हो सकता है या होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं, कुछ रीजन्स इसके दिए हुए हैं। नंबर 1, ऑल द सिटीजन्स इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन। सारे नागरिक मिलकर के तो मॉडर्न डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। ओनली देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन डू इट। केवल उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उम्मीदवार जो होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसको चला सकते हैं। यही यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये एक प्रकार से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह इसमें चुने जाते हैं इलेक्शन के माध्यम से। थ्रू इलेक्शंस अलोन द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ़ इट हैज़ नॉट फुलफिल्ड इट्स प्रोमिसेस। अगर मान लो कोई अपने वादों को पूरा नहीं करता, तो अकेला व्यक्ति तो वोट डालने के अधिकारी तो हो सकता है, लेकिन वो हटा तो नहीं सकता। लेकिन सब मिल करके अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपने वादे किए हैं, अगर नहीं पूरा कर सकते तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। इट इज़ थ्रू इलेक्शंस दैट एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव। ये केवल एग्जीक्यूटिव के माध्यम से ये पॉसिबल है मेंटेन करना। विदाउट इलेक्शन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेटअप। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित नहीं हो सकती। और इट हैज़ बिन राइटली सेड, नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। अगर इलेक्शन नहीं होगा
तो कोई डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलेंगे। रीज़न फॉर एडॉप्शन ऑफ सीक्रेट बैलेट, अब ये गोपनीय व्यवस्था क्या रही। सीक्रेट बैलेट किसको बोलते हैं? चुपचाप वोट डालना, किसी को दिखा करके नहीं। अगर दिखा करके वोट डालेंगे तो हाथ ऊपर करके बता देंगे हाँ ये इसके फेवर में है या इसके अगेंस्ट में है। तो इसलिए सीक्रेट बैलेट मेथड वो बताया जाता है कि इसमें कि वोट डालने का अधिकार जो दिया हुआ है सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा वोट डाला गया है, उसी को पता है कि उसने किसको वोट दिया, और जिसको मिला उसके भी इस बारे में कोई पता नहीं होता कि किसने वोट डाला मेरे लिए। तो ये सिचुएशन कहलाती है एडॉप्शन ऑफ सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट जो वोटर्स है वो एक्सप्रेस करते हैं उनकी चॉइस के हिसाब से, बिना डर के, निडर होकर के, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार उनका है, तो वोट डालने का अधिकार के हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। किसी को कोई नियम कानून बनाया हुआ है, कोई किसी को समझ में आया नहीं आया, तो ये सब बातें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे वोटर पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, फ्री है। किसके लिए? फुल्स एंड प्रेशर अंडर द सीक्रेट बैलेट सिस्टम, कि वो किसी का वोट, किसी के दबाव में आकर के वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो तो वहाँ जब सीक्रेट बैलेट सिस्टम के हिसाब से जहाँ वोट डालने के लिए जाएगा, आजकल मशीन के माध्यम से वोट डालते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो स्विच ऑन कर सकता है, जब अपने बटन दबा सकता है। इट ब्रिंग्स द डिजायर्ड चेंजेस बट विदाउट एनी इल फीलिंग्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड, वो अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी बुरे विचार अपने दिमाग में लाए हुए चेंज कर सकता है अपने चाहे अनुसार, कि वो पहले सोच के जाए कि हम इस पार्टी को वोट देंगे और वहाँ जाकर के सोचे कि दूसरे पार्टी को वोट दे दें या दे दिया, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन इलेक्शन, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं डिफरेंट प्रोसेस में? जिसमें सबसे पहले अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, सबसे पहले अनाउंसमेंट किया जाता है किस डेट को इलेक्शन होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करता है डेट के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये होता है कि वो अलग अलग डेट्स वगैरह, या उसके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, स्टेट में तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके माध्यम से चुनाव कराने की डेट दी जाती है। नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। सिलेक्शन का मतलब चुनाव में कौन कौन व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है, कौन कौन व्यक्ति उसके लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह अपने अपने उम्मीदवार को सेलेक्ट करती है कि वो सब चाहते हैं कि हमारा पार्टी का जो अच्छा जाना माना हो और अच्छा व्यक्ति हो, उसी के वोट डलाएं, ताकि या उसी को लोग जानते हों, उसी को, और उसी को हम खड़ा करें ताकि वो हमारी पार्टी जीत करके उभर के सामने आए। तो ये कुछ टाइम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह इस बात के लिए इंडिपेंडेंट होती है कैंडिडेट को चुनने के लिए, कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी पार्टी को, जो पार्टी से रिलेटेड है, वो उसको सिंबल दे करके अपनी पार्टी के नाम से उस व्यक्ति को खड़ा कर सकती है। उसके बाद में फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह फाइल किए जाते हैं, उनकी स्क्रूटनी, उनकी छटनी की जाती है। विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स के द्वारा कई नाम वापस लेने की भी व्यवस्था की जाती है। एंड द पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट, और बाद में लास्ट में पब्लिकेशन के लोगों को दिखाने के लिए फाइनल लिस्ट जारी की जाती है कि ये लोग, यहाँ पे इतने लोग हैं, कितने कैंडिडेट हैं इस वोटिंग के लिए, इस या चुनाव में इतने लोग खड़े हो रहे हैं मेंबर्स के रूप में। तो कैंडिडेट्स उनको पूरा करते हैं जो भी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, लास्ट डेट से पहले अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं, किसी को नाम लेने का या जमा कराने का अधिकार वगैरह होता है, वो सब उसी के माध्यम से होता है। नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह वो उनके भी छटनी की जाती है, और स्क्रूटनी करने के बाद में कि नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह एक्सेप्ट किए जाते हैं या रिजेक्ट किए जाते हैं। तो कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं या एक प्रकार से विड्रॉ कर सकते हैं उनके नाम का, और फाइनल लिस्ट जो प्रिपेयर करने की जाती है वो बैलेट पेपर्स के हिसाब से उसमें पेपर में प्रिंट की जाती है, ताकि इतने लोग इसके लिए खड़े हुए हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए और इतने लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, कई पार्टियां अपनी अपनी तरह से लोगों को, क्योंकि वैसे तो पार्टियों के माध्यम से अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो बीजेपी का है तो कमल का, कांग्रेस का है तो हाथ का, कोई दूसरी पार्टी का है तो उसके अलग रिप्रेजेंटेशन अगर उनका है, तो उनके सिंबल्स वगैरह जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बिना पार्टी के खड़े होते हैं, तो उनका भी सिंबल वगैरह इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी पार्टियां वगैरह इंडिपेंडेंट होती हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो सिंबल्स वगैरह अलॉट करती हैं, और डिफरेंट पार्टियों के माध्यम से कैंडिडेट्स वगैरह आसानी से उनको इजीली उनको मिल जाता है। लेकिन बात, कुछ पार्टियां ऐसी भी होती हैं, कुछ पार्टियों या कुछ जो बिना किसी पार्टी से अपना आप इंडिविजुअल खड़ा होता है, तो उसको सिंबल्स वगैरह वहाँ के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दिए जाते हैं, उसकी डेट निश्चित की जाती है। इश्यूइंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह, इलेक्शन की कौन कौन से विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। डिफरेंट पार्टीज़ वगैरह इशू करती हैं उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि किसको किस प्रोग्राम से उनकी बताई जाती है कि हमारी ये नीतियाँ हैं, हम ये काम करेंगे, हम यहाँ से भी लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से हम आगे
देश को लाएंगे या अपने जो जिस एरिया में से रिलेटेड है उसमें किस तरह से सुधार करेंगे। तो ये सब बातें जो है वो इशू करने का काम इलेक्शन मैनिफेस्टो के द्वारा बताया जाता है, लोगों तक उनकी बातें पहुँचाई जाती है पर्चों के माध्यम से। नेक्स्ट है कैंपेनिंग, अभियान चलाया जाता है। कौन से अभियान होते हैं इसमें, जो कि इसमें शामिल है पुटिंग अ पोस्टर लगाने का, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करने का, भी भाषण वगैरह देने के, प्रोसेशंस क्या होते हैं, जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, ये सब इसमें यहाँ पे अलग तरह के होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जो यहाँ पे प्रोसेस है कि कई दिनों तक लोग चलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उनके 48 आवर्स जब वोटिंग क्लोज हो जाती है, कब, जबकि वोट डालने का दिन होता है उससे 48 घंटे पहले वो बंद कर दी जाती है। वोटिंग, काउंटिंग, वोट्स वगैरह डिक्लेरेशन ये भी की जाती है और परिणाम घोषित किए जाते हैं बाद में, और उसके माध्यम से वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम के हिसाब से वोट डला करके और फाइनल जो बॉक्स वगैरह पैक करके सील्ड करके और काउंटिंग सेंटर्स पे भेजे जाते हैं। ये जो दीज वोट्स हैं ये काउंट किए जाते हैं जल्दी, उसके रिजल्ट वगैरह डिक्लेरेशन के हिसाब से बताया जाता है कहाँ कहाँ कौन कौन विजय हुआ, किस व्यक्ति को कितने वोट मिले, और जिसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होगा, वही विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन किसी को अगर प्रॉब्लम है तो याचिका दायर की जा सकती है। अगर मान लो कोई कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन रिजल्ट से, तो वो कोर्ट में जा कर के, उसका टाइम पीरियड होता है तो कंप्लेन कर सकता है। ये सब बातें जो डिफरेंट प्रोसेस है इसमें इलेक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये आपका इतना सारा लेसन आपने जो पढ़ा उसके बारे में आज रीड करना, बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके।